प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश के बहाने उठा दिया है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं, चाहे वो 2014 हो, उसके बाद 17 हो, 19 हो और अब 22, पिछले 4 चुनावों से लगातार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा जता रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो जनादेश सामने आया है, 273 सीट अभी तक बीजेपी के कब्जे में दिख रहे हैं। ये साफ संदेश है कि मोदी और योगी के चेहरे पर मुहर लगी है यूपी में, यानी ये साथ यूपी को पसंद है। ये जीत का गुलाल है, ये जीत की होली है, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का जश्न है। ये दृश्य बताने को काफी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आज ही होली मनाने का मौका दे दिया। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी प्रशंसा करूंगा। 2022 के जनादेश में साइकिल पंक्चर हो गई और हाथी हवा हो गया, चप्पे चप्पे पर कमल खिल गया। सरल शब्दों में समझें तो योगी और मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर नया इतिहास लिख दिया। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा, ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। वही इतिहास जिसकी व्याख्या दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी ने की। योगी की अगुवाई में मिली ऐतिहासिक जीत के मायने आज मोदी ने समझाए। मोदी ने मतदाताओं का अभिवादन किया, योगी को मिली जीत की बधाई दी। वही जीत जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने पहले जीत की होली मनाई और फिर उत्तर प्रदेश की जनता का सिर झुकाकर नमन किया। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। 2022 की जीत में 2024 के लिए बड़े संदेश छिपे हुए हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के सियासी मायने बड़े हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी, इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। योगी ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन की शुरुआत भारत माता के जयकारे से की और खत्म जय श्री राम के नारे से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय देव।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक बड़ा कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी 30 साल में कोई पार्टी नहीं कर पाई थी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ वापसी, इसीलिए डबल रिकॉर्ड वहां बनता हुआ। जीत का जश्न भी इसीलिए डबल हुआ। न सिर्फ राजधानी लखनऊ में जबरदस्त जीत और उसका जश्न मना, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। खूब होली हुई वहां पर। होली से पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी बीजेपी दफ्तर राजधानी में मौजूद थे और यहां पर भी उसी तरह से जीत की बात हुई। बात प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में जनता के समर्थन पर की। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब यूपी वाला हो गया हूं। बहरहाल गुजरात भी प्रधानमंत्री कल जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के परिणाम को एक तरह से जीत का चौका बताया। वहीं चौका जिसके साथ बीजेपी ने नया इतिहास रचा है। योगी की अगुवाई में बीजेपी को मिली है बड़ी कामयाबी, ऐतिहासिक जीत। कई चुनावी मिथक भी इसमें टूट गए। आपको दिखाते हैं जरा बीजेपी की जीत का मतलब क्या है उत्तर प्रदेश में। 2022 के चुनावी नतीजों ने योगी आदित्यनाथ की वापसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मिथक तोड़ दिए। योगी ने सियासी मिथक की परवाह किए बिना बड़ा दांव खेला, जिसे अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक अपने कार्यकाल में बचते रहे थे। सबसे पहले आपको मिथक के बारे में बताते हैं। मिथक नंबर 1, नोएडा जाने वाले सीएम की कुर्सी चली जाती है। मिथक नंबर 2, यूपी का विकास नहीं, जाती है जीत की गारंटी। मिथक नंबर 3, 37 वर्षों से सत्ताधारी दल की अगले चुनाव में वापसी नहीं हुई। मिथक नंबर 4, एक्सप्रेसवे बनाने वाली सरकार की दोबारा वापसी नहीं होती। ये वो मिथक थे जिसे योगी के चेहरे पर लड़े गए उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम ने तोड़ दिया है। यूपी की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत ने अतीत की धारणा को धो दिया। 2022 का चुनाव जाति पर नहीं विकास पर जीता गया। सैंतीस साल बाद सत्ताधारी दल की वापसी हुई। एक्सप्रेसवे बनाने वाले योगी की सत्ता में वापसी। योगी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे। चुनाव के दौरान योगी ने दावा किया था कि इस मिथ को तोड़ देंगे कि नोएडा जाने वाले सीएम की कुर्सी चली जाती है। 23 और 25 को नोएडा। तो योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि एक दूसरी जीत पंजाब में हुई है। यह भी ऐतिहासिक जीत ही कहलाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश हासिल किया है पंजाब में। दिल्ली के बाहर यह पहला राज्य जिसमें आम आदमी पार्टी ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। विधायक दिल्ली के हैं, लेकिन मोर्चा संभाला हुआ था पंजाब में। और राघव चड्ढा इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत बधाई आपको। अथक परिश्रम और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो दावे आपने पंचायत आज तक पर किए थे वो सही साबित हो रहे हैं। एक बड़ा राज्य दिल्ली के बाहर आप लोगों का कदम, एक बड़ा जनादेश और इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल अंजना जी, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ हम बच्चों पे, आम आदमी पार्टी के आम लोगों पे रखा है। परमात्मा सुख रखे। एक बहुत ही प्रो पीपल सरकार भगवंत मान साहब चलाएंगे, सबके लिए काम करेंगे। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये कोई साधारण चुनावी जीत नहीं है। मैं इसे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारत के इतिहास में मानता हूं। और एक ऐसी सरकार मान साहब चलाएं जो सबके लिए काम करे, जिन लोगों ने वोट दिया उनके लिए भी, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके लिए भी। वेंडेटा फ्री गवर्नमेंट हो और प्रो पीपल सरकार हो।
मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव था अंजना जी, ये एक प्रकार का धर्म युद्ध था। एक तरफ अधर्म था, जहां पर लोग हम पे कीचड़ उछालते थे, नेगेटिव कैंपेन चलाते थे, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहते थे। दूसरी तरफ धर्म था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, और मान साहब और केजरीवाल साहब की कट्टर ईमानदार जोड़ी थी। और इस धर्म युद्ध में लोगों ने धर्म का साथ दिया, अधर्म को हराया है। मैं पंजाब के लोगों के सामने नतमस्तक होता हूं। ये चमत्कार से कम नहीं है ये नतीजे। और आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बन के उभरी है। राष्ट्रीय मंच पे आज आम आदमी पार्टी लॉन्च हो गई है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बनेगी। ठीक है, इसमें भी बात करेंगे, लेकिन सुपर सीएम कौन होगा राघव चड्ढा जी? आप होंगे या अरविंद केजरीवाल जी होंगे? सुपर सीएम पंजाब की जनता है और पंजाब के लोग हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की थी। आप कृपया करके सुपर सीएम और ये सारी बातें ना करें। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, पार्टी का एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे गुरु ने, मेरे मेंटोर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दी है। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सफल हुआ, या मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, तो जब जब पंजाब सरकार को, मान साहब को, अपने छोटे भाई की कोई भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा और पंजाब के लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। हमने तो अंजना जी लोगों को कहा था, पंजाबियों को कहा था कि झाड़ू चला देना। लोगों ने झाड़ू भी चला दिया, पोछा भी लगा दिया, वैक्यूम क्लीनर भी चला दिया, और हनेरी आ गई पंजाब में। आज ये सारे लोग, बड़े बड़े जो सियासतदान थे, महाराजे थे, इनके सिंहासन डोल गए। ये महारथियों को पंजाब की आवाम ने रथ से उठाकर जमीन पे ला खड़ा किया, और आम आदमी रथ पे बैठा, आम आदमी को सेवा करने का मौका दिया, सरकार बनाने का मौका दिया। पंजाब के लोगों के हम सब ऋणी हैं। मुझे नहीं लगता हम इस जन्म में पंजाब के लोगों का ऋण चुका सकते हैं। एक पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं आम आदमी पार्टी के ग्रोथ को। राजधानी में आप लगातार जीत रहे हैं, पंजाब में आपने सरकार बनाई, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि दोनों ही जगहों पर अगर हम देखें तो आपने कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त किया है। चाहे आप उत्तराखंड में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खाता नहीं खोल पाए। गोवा में पिछले चुनाव में भी, इस बार भी आपने अथक परिश्रम किया, वहां पर 2 सीट पर आपको कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह लगे रहे, लेकिन वहां पर बहुत कमाल नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही जनता चुन रही है? क्योंकि जो 4 राज्य बीजेपी के थे वो उन्हीं के रह गए। देखिए, इसको खाली कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी के राज्यों की चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। मैं इसे 2 कदम पीछे होकर कुछ इस प्रकार देखता हूं। जहां जहां लोग 2 रिवायती पार्टियों से परेशान हैं कि कभी ये पार्टी आ जाती है, इनसे 5 साल ऊपते हैं तो दूसरी को ले आते हैं, फिर ये 5 साल हमें लूटते हैं तो फिर इनको ले आते हैं। जहां ये 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर आम आदमी पार्टी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में, एक तीसरे विकल्प के रूप में इन दोनों पार्टियों के वोट लेकर एक बड़ी फोर्स के तौर पे आती है। अब आज ही का पंजाब का नतीजा देख लीजिए। आज हमें लगभग 80% सीटें मिल गई पंजाब में। 117 में से 92-93 सीटें आ गई। कहीं ना कहीं अकाली वोटर्स ने भी हमें वोट दे दिया, कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स ने भी हमें वोट दिया, बीजेपी के और बीएसपी के भी परंपरागत वोटर्स ने हमें वोट दिया। तो हमने वोट सबके लिए, हम सबका विकल्प है। उसी प्रकार दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें आई, 95% सीटें विधानसभा की हमें मिल गई, तब सारे वोटर्स ने हमें वोट दिया। जो पहले बीजेपी को देते थे, कांग्रेस को देते थे, सबने हमें वोट दिया। तो आम आदमी पार्टी विकल्प है भारत की राजनीति में। हाँ, यह बात जरूर है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी ताकत भाजपा है, तो भाजपा का कोई चैलेंजर आज है ही नहीं मोदी जी के लिए, और भाजपा के लिए खुला मैदान है। कोई उन्हें रण के मैदान में चुनौती ही नहीं देता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस तो चुनौती दे नहीं पाते बेचारे। तो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी वो जो रिक्त स्थान है, जो एक वैक्यूम है, उसे पूरा करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, पंजाब से 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा के सांसद आप बनना पसंद करेंगे या विधायक ही दिल्ली में वही भूमिका ठीक है? आप मुझे प्लीज बख्श दीजिए, मुझे कुछ मत बनाइए। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे वो इतनी निभाने धमक वहां बनाई हुई थी। पंचायत आज तक में चन्नी साहब बैठे हुए हैं, वो भी आपको गले लगा रहे हैं। जितने नेता आ रहे थे सब गले लगा रहे थे, राघव हमारा बच्चा है। तो अब आपने वहां पर अपना एक कद बना लिया है, लगातार कैंपेनिंग करके, वहां पर जमकर आपने पार्टी को वहां पर, तो
उसका सिला तो मिलना ही चाहिए। अंजना जी, एक पंजाबी में कहावत है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। मैं वो लल्लू हूं और हमारी पार्टी वो लल्लू है जो कवलियां करती है। यही कहावत सुना रहे हैं आज सुबह तो से, आप यही सुना रहे हैं। परमात्मा का दिया, परमात्मा की कृपा है। हम लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं। संसद में ज्यादा अच्छा रहेगा या विधानसभा ही ठीक है? मुझे बख्श दीजिए, मेरे पास जो जिम्मेदारियां मुझे वो निभाने दीजिए। मुझे अभी मेरे से जितनी जिम्मेदारियां मुझे मेरे बॉस ने, केजरीवाल साहब ने दी हुई हैं, मैं वो पूरी कर लूं, वही बहुत है। मेरे सर पे बड़े इन युवा कंधों पे बड़ा बोझ है, मुझे वो पूरी करने दीजिए। तो इस युवा कंधे से ही सवाल कर लेती हूँ अगला, दिल्ली लौटने का फरमान हुआ है या पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आंख नाक कान बनेंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे दिल्ली। अभी थोड़ा स्वेरिंग इन और कई सारे अरेंजमेंट्स हैं, उसमें लगकर सारे विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर आएंगे वापस। अभी विधायक दल की बैठक होगी, हम विधायक दल का नेता चुनेंगे, गवर्नर साहब से मान साहब मिलेंगे, मान साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनको शपथ दिलाकर हम लौटेंगे, आप चिंता ना करें। भगवंत मान को लेकर कई पर्सनल अटैक्स हुए, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को लेकर कई चीजों पर, जिस पर वो खुलकर सामने भी आए, उन्होंने सब बातें की, जवाब दिया। उनका मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी क्या सोच रही है और कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मान साहब को मैं बड़े करीब से जानता हूं अंजना जी। जब 2014 में मान साहब पहली बार एमपी बने थे, तब मुझे केजरीवाल साहब ने मान साहब के साथ काम करने का मौका दिया, उनके साथ लगा दिया। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था उस पार्लियामेंट्री ग्रुप का, आम आदमी पार्टी का, और मैंने 2014 से मान साहब की जो राजनीतिक जर्नी है उसको बहुत करीब से देखा है। और वो एज ए पॉलिटिशियन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे वो मेच्योर हुए हैं ओवर द इयर्स, मैंने देखा। और एक बहुत ही सफल सफर उन्होंने तय किया है, सतौज पिंड से लेकर संसद तक। मेरा अपना मानना है कि आज के समय पंजाब में वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेस्ट चॉइस हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और एक बहुत ही कट्टर ईमानदार शख्स हैं, बड़ा करीब से उन्हें जानता हूं, और लोगों ने उन्हें चुना है। सबसे बड़ी बात है, जमहूरियत में जनता जनार्दन होती है, लोगों ने उन्हें मौका दिया, और मेरा विश्वास है कि मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब एक सफल सरकार चलाएंगे। 2022 में ही नहीं, 2027 में भी और 2032 में भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, और आने वाले समय पंजाब की बागडोर उनके हाथों में रहेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि राज क्या है? राज क्या है ये बात लिख कर देने का कि चमकौर साहिब और भदौर दोनों से चन्नी साहब हार रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक के मंच पर लिख कर दिया था। देखिए, उनके भी 32 दांत है, उन्होंने जो कहा वो हो गया। भगवंत मान साहब के भी 32 दांत है, उन्होंने भी जो कहा कि बादल परिवार के सारे लोग हार जाएंगे, वो भी हार गए। सुखबीर बादल हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए, विक्रम मजीठिया हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। ये सारे बड़े हाथी जिन्होंने जनता को अपने नीचे, अपने पांव के नीचे दबाया हुआ था, कुचला हुआ था, ये सब हाथी हार गए। और इस लिखने का राज अंजना जी सिर्फ ये है कि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे हमने मेहनत करी, और जो लोगों की मूड था, जो लोगों का बदलाव का मूड था, वो हमारे कानों तक, हमारे आंख नाक कान तक पहुंचा। और वही मूड मेरे बॉस ने, मेरे मेंटोर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बताया। दिल्ली और पंजाब में क्या सिमिलैरिटी, क्या अलग? क्योंकि प्रचार के तौर पर पंजाब और पंजाब के लोगों को साधना, बहुत सारा किसान एजिटेशन से लेकर एक दलित मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, और वो भी अपने तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। लेकिन इन सब के बीच पंजाब में ऐसा क्या आपने अलग किया जिसकी वजह से इस बार, पिछली बार के मुकाबले इस बार काम आया? क्या भगवंत मान का चेहरा आगे करना काम आया? क्या काम आया? देखिए, कई सारे फैक्टर्स थे। 2017 में जो हमने चुनाव लड़ा था अंजना जी, हम ऑर्गेनाइजेशनली भी इतने मजबूत नहीं थे, हमें चुनाव लड़ने की इतनी साइंस और इतना सिस्टम भी नहीं आता था, तब हम नए थे। और सबसे बड़ी बात, तब दिल्ली में केजरीवाल साहब का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो लोगों ने ना देखा था, ना उसके बारे में सुना था, क्योंकि दिल्ली में हमारी नई सरकार बनी थी, नई नवेली सरकार थी। अब 2022 में जब हमने इलेक्शन लड़ा, तो एक तो 6 साल का हमारा दिल्ली में एक स्थापित कार्यकाल था, हमारा एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पंजाब के लोगों तक पहुंच चुका था, उसकी आवाज, उसके बारे में लोगों ने सुना, तो लोगों ने कहा हम भी इसका लाभ लें पंजाब में। संगठन के तौर पर हम बेहतर तरीके से संगठित थे। माझा और द्वाबा 2 इलाके कहे जाते थे,
ये आम आदमी पार्टी थोड़ी सी कमजोर थी, मालवे में बहुत मजबूत थी, और माझा और द्वाबा में खास तौर पे हमने कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की बहुत सारे काम करे। और उससे भी बड़ी बात, हमने विरोधियों का जो कीचड़ उछालने वाला जो प्रोपेगेंडा का काम था, 17 में हम ठीक से शायद जवाब नहीं दे पाए थे, मुझे लगता है, मेरे दिल में आज भी वो बात है, 22 में दे पाए। ठीक है, आप कह रहे हैं जो हथियार विपक्ष ने इस्तेमाल किया उसको आपने अपना शस्त्र बना लिया। लेकिन अब देखिए, आप दिल्ली मॉडल की बात बार बार करते हैं, लेकिन हर राज्य अलग होता है। पंजाब की अपनी जरूरतें हैं, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब का क्या मॉडल होगा? बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, ड्रग्स की बहुत बड़ी चुनौती थी। पंजाब मॉडल क्या होगा? देखिए, चुनौती बड़ी है अंजना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना बड़ा ये मैंडेट है, कहीं ना कहीं मुझे उतना ही डर भी लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, भगवंत मान साहब को चुना है, हम उन उम्मीदों पे खरे उतरे। भगवान परमात्मा हमें इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे, इतना बल दे कि हम वो सारी उम्मीदों पे खरे उतर पाए। चैलेंजेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर नशे की प्रॉब्लम, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ गैंगस्टर्स का राज है, कई सारी चीजें हैं, उन चीजों से बात करें। पावर सेक्टर में बहुत बड़ा क्राइसिस है, सबसे महंगी बिजली यहाँ मिलती है, और सबसे बड़ी चीज इकोनॉमिक हेल्थ, जो वित्तीय व्यवस्था है पंजाब की, वो चरमराई हुई है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब सरकार पे, इतनी बुरी हालत में है। तो इसको उभारना एक वास्तव में चैलेंज होगा भगवंत मान साहब की सरकार के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दृढ़ इच्छा, सच्ची राजनीतिक शक्ति और ईमानदारी से हर मैदान फतेह किया जा सकता है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम पंजाब में जो गवर्नेंस के चैलेंजेस होंगे, मान साहब, उसे भी हम बहुत जल्द ओवरकम करेंगे। वैसे तो आज जीत का जश्न है और आप लोगों के लिए मिठाई, बलून, गाने, ये सब बजाने का दिन है। लेकिन अब एक सवाल उस कश्मकश पर करती हूँ जो दिल्ली और पंजाब के बीच में आपको कहीं ना कहीं फंसाएगी, चड्ढा साहब। पराली जलना, प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में आपकी सरकार है, प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। पराली जलाने को लेकर वहां पर किसानों के मतलब पराली के खिलाफ कोई भी कानून और उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है। पराली पर क्या चांस होगा आपकी सरकार का? पंजाब, देखिए, हम जब दिल्ली में सरकार चलाते थे तो अक्सर कहते थे कि पंजाब सरकार ने जो कदम लेने चाहिए थे पराली के लिए, वो नहीं लिए हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी पंजाब सरकार वो सारे कदम लेगी। उसका एक उदाहरण देता हूं मैंने आपको आज तक एजेंडा पे भी, मंच पे बात कही थी। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पंजाब के अंदर ही फैक्ट्रीज हैं जो इस पराली को खरीदना चाहती हैं, और इस पराली को खरीद कर मशीन के थ्रू उसको एक प्रोसेस में ट्रीट कर कोयले में तब्दील कर लेती हैं। ये कोयला फिर एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं और उससे ऊर्जा, बिजली पैदा करती हैं, पावर सेक्टर में लागू करती है। एक नया बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें किसान को इंसेंटिवाइज करा जाए, पीनलाइज नहीं करा जाए। किसान की पराली खरीदी जाए और उसे कोयले में तब्दील कर आगे बेचा जाए। इसमें कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, पराली की समस्या भी हल होगी। इस टाइप के कई सारे उद्योग पहले ही पंजाब में चल रहे हैं, लेकिन सरकार की नेक नियति, सरकार की विजन में ये सारी चीजें नहीं थी, इसलिए सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों की प्राथमिकता ही कुछ और होती थी। हमारी सरकार की ये भी एक प्राथमिकता होगी कि कैसे वायु प्रदूषण को कम से कम किया जाए और पराली की ये जो समस्या है इसे दूर किया जाए। आपने राष्ट्र के बारे में कहा कि अब हम दिल्ली से निकल गए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब एक राष्ट्रीय चेहरा बन गए हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? 100%। आम आदमी पार्टी आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं भाजपा का, जो विश्व की कहते हैं कि ये लोग काउंटर यही है ना राघव जी की जहां बीजेपी का वर्चस्व है, उत्तराखंड, गोवा, यूपी, यहां पर आप नहीं परफॉर्म कर पाए। नहीं, जाएंगे आगे, आगे बिल्कुल जाएंगे। आज गोवा में हमारा खाता खुल गया, 2 सीटें आई, हमारा वोट शेयर 2017 के मुकाबले बहुत बढ़ गया। उत्तराखंड में पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, अच्छा वोट शेयर मिला है, आने वाले समय में और भी वोट मिलेंगे हमें। तो एक शुरुआत होती है, कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, लेकिन आज इस बात से, फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी इस देश का सबसे सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप है और सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है। आज कांग्रेस की भी 2 सरकारें हैं भारत देश में, हमारी भी 2 सरकारें हैं भारत देश में। कांग्रेस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का ग्राफ ऐसे जा रहा है। आप मेन ऑपोजिशन पार्टी बन रहे हैं कांग्रेस को रिप्लेस करके। मेरा ये मानना है,
मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी नेशनल फोर्स तो बनी गई है और अब वो बीजेपी की प्रिंसिपल चैलेंजर बन रही है। केजरीवाल ममता बनर्जी का क्या होगा? मुख्य नहीं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। हम आज उनका दिन नहीं है, आज हमारी बात कर लीजिए, कल परसों में उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो मुख्य चैलेंजर अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं क्योंकि राजनीति में केजरीवाल साहब की उंगली पकड़ के चलना सीखा हूं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, तो मेरे दिल में एक इच्छा है, मेरे जीवन का सपना है कि केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे और देश की बागडोर संभाले। और कश्मीर से लेकर केरल तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, हर जगह लोगों को केजरीवाल मॉडल चाहिए और केजरीवाल मॉडल की लोग इंतजार कर रहे हैं। एक और चीज जिस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी पर कि आप मुफ्त वाली पॉलिटिक्स करते हैं। मुफ्त वर्सेस एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एक बहुत बड़ी बहस है जो इस देश में अब नहीं हो रही, क्योंकि आपने शुरुआत की, अब सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये आसान रास्ता है। इस पर आपका जवाब? देखिए, फ्रीबीज की जो बात करते हैं ना, ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की कोशिश करी है भगवंत मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको जितनी बिजली चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, जितना इलाज और शिक्षा चाहिए, वो सरकार का दायित्व है देना। भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत एक कल्याणकारी स्टेट है। तो कल्याण करना ही तो सरकारों का काम है। और ये जो पैसा है जिससे मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे मुफ्त इलाज और वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है, ये लोगों का ही तो है। लोग ही टैक्स में ये पैसा देते हैं, हम लोगों को ही उनका पैसा सौंप रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक दिल्ली के, लेकिन पंजाब में इन्होंने काम संभाला पार्टी का, और एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर पंजाब में मिली है। लेकिन बात आज बीजेपी के भी उस जश्न की हो रही है जो लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली में हो रही है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं आज तक पर लाइव। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जीत की बधाई के साथ शुरुआत करूंगी। 273 अभी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सभी जगह पर बन रही है सरकार। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, सबसे बड़ी यूएसपी, श्रेय किसे आप देंगे और किन मुद्दों पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वाली वापसी हुई है? अंजना जी, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उनकी जीत हुई, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, पार्टी के एक पदाधिकारी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। अब मैं बात पहले यूपी से शुरू करता हूं। यूपी की आपने बात कही तो अंजना जी, आप एक बात ध्यान रखिए, भाजपा यूपी पे जीती 24 में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 17 में यूपी में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 19 में, जबरदस्त जीत हुई। भाजपा जीती 22 में, जबरदस्त जीत हुई। और यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो मैं 3 मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं यूपी के संदर्भ में। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 7 साल हो गए, 14 से आज 22, अभी भी यथावत है और चमक रही है और निखर रही है। दूसरा, पारंपरिक जो आप लोग एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कहते हैं, ये सब चीजें अब ध्वस्त हो रही हैं। काम करो, डिलीवर करो, जनता को विश्वास लगाओ तो जनता आपको आशीर्वाद देती है। ये मैं कहूंगा देश में लोकतंत्र की आस्था, गवर्नेंस और डिलीवरी की जीत है। और तीसरी बात, जात पात का आंकड़ा जोड़ो, समुदाय के नेता बनो और उसको लेकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करो, तो ये अब खत्म हो रहा है। अब एंटी इनकम्बेंसी, ये सब पारंपरिक चीजें, जो जात के कुछ लोग ठेकेदार थे, उनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है। ईमानदारी से काम करो और जनता ट्रस्ट करती है। और देखिए, इस बात को आप समझिए, मैं यूपी को क्यों कह रहा हूं, आपने अच्छा किया ये सवाल किया। यूपी में ही किसान आंदोलन, यूपी में ही बाकी सारी बातें, यूपी में हमारे योगी जी को जेसीबी बाबा कहने की हिमाकत, यूपी में आतंकवाद को लेकर के भाजपा के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। लेकिन देखिए जनता ने क्या रिजल्ट दिया। मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति का एक नया नैरेटिव है। और दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाजपा जीती है मणिपुर में,
जो इंस्टेबिलिटी, चरमपंथ और अलगाववाद का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। गुड गवर्नेंस वहां जीता। गोवा, जहां अरिथमेटिक ही तय करता था कि कौन, आज वहां निर्णायक बहुमत जीत मिली है। और उत्तराखंड, धामी जी हार गए, इसका दुख भी है, लेकिन जिस तरीके से 2/3 बहुमत मिला है दूसरी बार, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनकी लोकप्रियता, उनकी ग्राह्यता, उनकी स्वीकार्यता, ठीक है, प्राउड। और एक बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से योगी जी ने काम अगुवाई की, भाजपा की टीम अध्यक्ष, और जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके जो पूरा बांधा, याद करिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 14 और 17 की जीत में 19 में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट। तो आज रिजल्ट भारत के लोकतंत्र का टेक्टोनिक शिफ्ट है। आपने कहा कि उनको जेसीबी बाबा कहने की हिमाकत की गई योगी साहब को, लेकिन योगी जी तो बुलडोजर बाबा कहने पर गदगद होते हैं। वो तो अपनी उस सख्त लॉ एंड ऑर्डर जिसके साथ वो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा। वो कहते हैं कि हाँ, अभी बुलडोजर को कुछ दिन के लिए मैंने साइड किया हुआ है, मैं सत्ता में वापस आऊंगा फिर बुलडोजर चलाऊंगा। तो इसको तो वो अपनी यूएसपी बना रहे हैं। देखिए, बुलडोजर के सार्थक भाव को समझा जाए तो अच्छा रहेगा अंजना ओम कश्यप जी। बुलडोजर मतलब माफिया के लोग जिन्होंने जमीन को जबरन कब्जा कर रखा है, उनके इलीगल किडनैपिंग, रैंसम से बने हुए महलों को ध्वस्त करना और गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनाना, दलितों के लिए स्थान बनाना, उसके लिए बुलडोजर का प्रयोग करें। और याद करिए, इन सबों के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट के दर्जनों केस और कोर्ट के आदेश थे, फिर भी किसी की हिम्मत होती थी क्या? तो आप बुलडोजर को उस रूप में देखने की कोशिश करेंगे, मुझे लगेगा कि भारत की राजनीति में गुड गवर्नेंस का एक नया सिंबल है। मैं तो ऐसे ही देखना चाहता हूं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि देखिए, अगर हम नंबर्स को देखें, सर आप ऑफेंड मत होइएगा, मैंने इसीलिए बधाई के साथ शुरुआत की है, लेकिन नंबर्स को देखिए। आप -49 पिछली बार से, आप एंटी इनकम्बेंसी को ना माने कोई बात नहीं, ये दिख रहा है कि जो चेहरा था उसी पर वापसी, एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, लेकिन -49। अब अगर इसको एनालाइज करें तो 14, 17, 19 और उसके बाद 22, 4 चुनाव यूपी में, 2 विधानसभा 2 लोकसभा। क्या 2024 के लिए ये चुनौती नहीं बनेगा? क्योंकि फिर देखिए, धीरे धीरे जब वही चेहरा, वही पार्टी रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन करता ही है। सीटें तो कम इस बार भी हुई हैं, तो हाउ डज इट ऑगर, मतलब 2024 के लिए ये कैसा संकेत देता है? मैं पहली बात तो आपसे ये कहूंगा, आज इतनी निर्णायक जीत हुई है तो आज तो बोलिए आप, आज तो इस विजय को एंजॉय करने दीजिए। श्रद्धा मना, मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नैरेटिव कोई नया नहीं है। आपके चैनल पर हमारा आना जाना होता रहा है पिछले कई वर्षों में। 14 जीत गए, 17 का क्या होगा, 17 जीत गए, 19 का क्या होगा, 19 तो जीत गए, 24 में क्या होगा, 22 का क्या होगा, आज 22 जीत गए तो फिर 24 में क्या होगा, 24 में भी जीतेंगे। क्योंकि फिर कह रहा हूं, देश की राजनीति के बदलते हुए स्वरूप को समझना जरूरी है, भारत की। और अंजना जी, मैं आपसे एक बात और, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल करूं क्या? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए श्रद्धे। हमारे प्रकांड विद्वान विश्लेषक कहाँ हैं जिनके ट्विटर और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कमेंट थे कि बीजेपी विल लूज उत्तर प्रदेश? तो आज तो कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना। हाईवे तो बन गया है, बैलगाड़ी के लिए रास्ता कहाँ है? वो तो मोदी जी का जहाज उतर रहा है। मैंने क्या क्या नैरेटिव बताने की कोशिश की गई, लेकिन देश की जनता समझती है कि विकास का मार्ग सही मार्ग है। मुझे लगता है कि आज के दिन उनको भी शायद कुछ सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इसे टेक्टोनिक शिफ्ट मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है ये, और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी ध्वस्त हो गई।
मोदी और योगी की जोड़ी के सामने। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सत्ता पर वो काबिज है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बड़ा जश्न मनाया, खूब अबीर वाली होली हुई, उसके बाद उनका भाषण हुआ, धन्यवाद हुआ और फिर फौरन दिल्ली के दफ्तर में बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि इतना प्यार मिला, इतना मिला आशीर्वाद कि मैं यूपी वाला हो गया। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। जल्दी से आपको सुना देते हैं ये हिस्सा। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी सरकार, लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के तमाम सपनों पर बुलडोजर चल गया। एक तरफ बीजेपी की सत्ता में फिर से वापसी, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर, तो दूसरी तरफ वही मुख्यमंत्री का चेहरा वापस सत्ता में लौटे, ये एक बड़ी कामयाबी। अब ऐसे में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कहीं गा रहे हैं, कहीं झूम रहे हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं, कहीं होली अबीर खेल रहे हैं। होली के पहले की ये होली जीत का जश्न, क्योंकि 37 साल में यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है। नतीजे बीजेपी की प्रचंड जीत का ऐलान कर रहे थे। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। शाम करीब 6 बजे का वक्त था। सीएम योगी अपनी गाड़ी में सवार हो विक्ट्री साइन बनाते हुए दफ्तर पहुंचे और फिर बीजेपी में गुलाल उड़ने लगा, विजय गान गाया जाने लगा।
मुस्कुराते हुए जब योगी मंच पर पहुंचे तो वहां मौजूद मंत्रियों और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत गुलाल से किया, लेकिन योगी का चेहरा तो जीत के रंगों से निखर रहा था। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। लखनऊ में बीजेपी की जीत की होली मनाई जा रही थी और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मनाई जाने लगी। जितना हुजूम लखनऊ में जुटा था उतना ही हुजूम और जीत के जश्न का जुनून दिल्ली में भी दिखाई दे रहा था। और इंतजार हो रहा था 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के मजिशियन पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने एंट्री के साथ ही जीत के इस जश्न में 4 चांद लगा दिए। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। देश में होली 18 को है, लेकिन बीजेपी के लिए आज ही होली है, आज ही दिवाली है, आज ही विजयदशमी है। खासकर यूपी में, जहां बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विपक्ष के सपने चकनाचूर हो गए। ये बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर जय श्री राम, जय श्री राम चलता हुआ भी दिख रहा है। देखिए बुलडोजर चलता हुआ भी दिख रहा है। बीजेपी की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है, कई मायनों में ट्रेंडिंग भी है। 1985 से यूपी की सियासत का ट्रेंड था कि जो पार्टी एक बार सत्ता के सिंहासन पर बैठती है उसकी सरकार की दोबारा ताजपोशी नहीं होती। ये ट्रेंड आज टूट गया है। 1985 के बाद ये भी पहली बार हुआ है कि यूपी का कोई मौजूदा मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। ये पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। ये 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। ये जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है,
ये जीत बीजेपी के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने तन मन से इस जीत के लिए मेहनत की। आज उनकी मेहनत सफल हुई है तो वो जश्न में डूबे हैं। जश्न सिर्फ जीते हुए चुनावी राज्यों में नहीं है, बल्कि बीजेपी का ये जश्न राष्ट्रव्यापी है। लखनऊ से लेकर गोवा तक, उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक और तो और मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा तक में बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहा यह जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। आप लोग आज जश्न में शामिल हुए। देखिए ऐसा है, ये लड़ाई गरीबों की और बदमाशों की लड़ाई थी। उत्तर प्रदेश का गरीब अवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। उन्होंने वोट दिया और गुंडा एलिमेंट और बदमाशों की हार हो गई। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए बुलडोजर फिर से आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रहार किया था भ्रष्टाचारियों पे, माफियाओं पे, वो फिर से तैयार है। आज बीजेपी को जितनी प्रचंड जीत मिली है उसके बाद जोश में आना तो बनता है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के कंधों पर यूपी की जनता की उम्मीदों का भार भी बढ़ चुका है और वो भी इस बात को जानते हैं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय जय श्री राम। आज तक ब्यूरो। जय जय श्री राम। तो भारत माता की जय के साथ ये संबोधन शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ का और ये जाकर जय श्री राम पर अंत हुआ। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, उन्होंने कोविड से लेकर हर मुद्दे का जिक्र किया, परिवारवाद। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं मोदी और योगी की ये जोड़ी जिसने आज उत्तर प्रदेश में ये धमाल मचाया है। 4 राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, कामयाबी बीजेपी को मिली है। लेकिन जो भगवा रंग भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्यों में है, पंजाब जरूर उनके हाथ से में नहीं है, आम आदमी पार्टी को गया है, लेकिन भगवा रंग जो मैप पर है उस पर बहुत असर नहीं पड़ता है। वर्ष 2014 शुरुआत कीजिए देखना, केंद्र में मोदी सरकार बनी। उस समय सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी, जबकि 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 2015 से 2017 के बीच यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बीजेपी ने अकेले या सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। और ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हो, योगी की जोड़ी हो, 2018 में जो आप देख रहे हैं, 2018 तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्लस की वापसी हुई। इसके साथ ही 2018 की शुरुआत में देखिए बहुत सारा, ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार 18 में बन गई थी। लेकिन 2018 में बीजेपी को कई झटके लगे। 19 में 17 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार बची। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर गठबंधन सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार गिर गई। हालांकि बाद में फिर से बीजेपी ने कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में सरकार बना ली। ये 19 का नक्शा आप देख रहे हैं। अब 2022 में आइए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले देश के 18 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। खास बात तो ये थी कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। और अब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद भी बीजेपी के सियासी नक्शे में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी 4 गढ़ दोबारा से जीत लिए हैं। लेकिन पंजाब अब कांग्रेस के हाथ से निकलकर आम आदमी पार्टी के पास आ चुकी है, जिसके बाद अब कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित रह गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास अब 2 राज्य हैं, यानी बराबरी का मामला चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का सार कुछ है तो बस इतना है कि एक तरफ ब्रांड मोदी
बरकरार है तो दूसरी तरफ फायर ब्रांड योगी अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश की जंग में, चुनावी जंग में शो स्टॉपर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जादू चला, उनकी योजनाओं का असर दिखा। देखिए इस रिपोर्ट। इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी हर रैली में 10 मार्च के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच हो गई। बीजेपी की होली हो गई। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव नहीं था, बल्कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को मापने का भी चुनाव था, जिसके नतीजों ने बता दिया कि देश में अभी भी मोदी मैजिक चल रहा है। और पीएम मोदी की मैजिक ट्रिक्स का ही असर है कि उनके आगे पूरा विपक्ष बेबस है और बीजेपी गदगद। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। 5 चुनावी राज्यों में पीएम मोदी ने अपना मैजिक दिखाया। यूपी में तो पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बता दिया था कि यूपी की कमान वो खुद संभालेंगे। इस बार कोरोना की तीसरी लहर के कारण चुनाव के शुरुआती दौर में फिजिकल रैलियों पर पाबंदी रही, लेकिन 10 फरवरी से चुनाव आयोग ने छूट दी तो पीएम मोदी अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो कर कुल 193 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की लीडरशिप की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। पीएम मोदी ने यूपी के लिए योगी सरकार की उपयोगिता का इतना प्रचार किया कि सपा को जनता ने अनुपयोगी मानकर वोट किया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है UPYOGI। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के मजिशियन मोदी ही है, जो बीजेपी के हाई प्रोफाइल वीवीआईपी स्टार प्रचारक भी थे। लेकिन यूपी के आम लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए।
पीएम कभी वाराणसी में सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते नजर आए तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों और गलियों में चहलकदमी करते दिखे। 13 दिसंबर को गेरुए वस्त्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं और फिर अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाल देते हैं और बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। पीएम मोदी का ही मैजिक है जो 1 हफ्ते पहले ही बीजेपी की होली हो गई। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। 10 मार्च यानी आज के दिन बीजेपी की होली बनाने के लिए पीएम ने अपनी मैजिक की नई नई ट्रिक्स आजमाई। यह मोदी का ही मैजिक था जो किसान आंदोलन बेअसर साबित हुआ। यह मोदी का ही मैजिक था जो लखीमपुर कांड भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े सब पर भारी पड़ गया मोदी मैजिक। जात पात का गणित हो या विपक्ष की जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स, पीएम मोदी ने अपने दम पर यूपी में इतिहास रच दिया और सीएम योगी के भाग्य में अगले 5 साल भी सत्ता सुख लिख दिया। लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। रुकावटों की ऊंची लहरों के बीच पार्टी का नौका निकालने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी निभाते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही निर्देशन था और योगी आदित्यनाथ का एक्शन, जिसकी वजह से आज जीत की पिक्चर बीजेपी के लिए रिलीज हो गई है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार की तमाम योजनाएं, लाभार्थी वो शब्द जिसमें राशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम ऐसे कार्य थे जिसकी वजह से लाभार्थियों ने खूब जम कर वोट किया बीजेपी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सख्त कानून व्यवस्था उनकी, जिसकी वजह से विपक्ष के सपनों पर बुलडोजर चल गया। हर हर महादेव। डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जीत का डंका बजना था और धमाकेदार तरीके से बजा। यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बीजेपी ने जैसा सोचा और प्लान किया था, ठीक उसी तरह के नतीजे यूपी चुनाव में आए। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। पीएम मोदी ने कह दिया था यूपी में योगी ही उपयोगी और जनता ने उन पर भरोसा किया।
यूपी में बीजेपी ने सारे मुद्दे, सारे विवादों, सारे के सारे अलापों प्रलापों को दरकिनार करके बड़ी जीत दर्ज कर बता दिया कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में बीजेपी की जीत का MY समीकरण यानी मोदी योगी समीकरण काम कर गया। योगी ने सुरक्षा का वादा अपने बुलडोजर से दिया तो PM मोदी ने विकास का वादा अपनी छवि से। और जब प्रचार के लिए PM मोदी मैदान में उतरे तो ये नजर भी आया कि उन पर लोगों का भरोसा कितना है। पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में सड़क हो, अस्पताल हो, बिजली हो, विकास के हर काम पर ध्यान दिया जा रहा है। गोर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। बीजेपी ने इतिहास बनाया और योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। 1985 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल खत्म करके दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और इसका श्रेय आप इन तस्वीरों से देखिए। ये तस्वीर चुनाव के पहले खूब वायरल हुई थी। योगी के कंधे पर PM मोदी का हाथ। ये साफ संकेत था कि यूपी में किसके आशीर्वाद से सरकार चलेगी। बस यही संकेत लोगों के दिल में बस गया और PM मोदी की छवि ने अपना बाकी काम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। जो भरोसा PM मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर जताया, वही भरोसा जनता ने योगी आदित्यनाथ पर दिखाया। PM मोदी ने यूपी को लेकर पहले ही जनता के मन में बिठा दिया था, यूपी मतलब योगी। योगी राज को फिर से लाने के लिए PM मोदी ने खास प्लानिंग की थी। PM मोदी ने यूपी की जीत के लिए कुछ उपयोगी सूत्र दिए थे, जिसमें था मुफ्त राशन जो कोरोना काल में लाभार्थियों को दिया गया। दूसरा है PM आवास योजना जिसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिले। तीसरा है PM किसान सम्मान निधि जो सीधे किसानों के खाते में गई और उसका उन्हें लाभ हुआ। चौथा है ई-श्रम योजना जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक मदद दी गई। और पांचवा है मुफ्त कोरोना वैक्सीन जो यूपी में पूरी तरह से मुफ्त दी गई। तो इस तरह से बीजेपी ने यूपी में जातीय समीकरण के साथ साथ लाभार्थी गणित लगाया जिसने बम्पर वोट दिलाए। यूपी में बीजेपी की वापसी की गारंटी PM मोदी ही बने। योगी की छवि अगर सख्त प्रशासक की रही तो PM मोदी की छवि निर्देशक की। और इसी तरह से बीजेपी की सत्ता की पिक्चर लखनऊ विधानसभा में हिट हो गई। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ जीत का जश्न है तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री सिराथू से अपनी सीट हार गए हैं। पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,337 वोटों से हरा दिया है। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हारना बहुत मायने रखता है क्योंकि 2017 की जीत में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इन्हीं का चेहरा सामने था। मुख्यमंत्री पद को लेकर इनकी महत्वाकांक्षाओं की हमेशा चर्चा होती थी। 2022 में क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, उसको लेकर भी कई बार कंफ्यूजन वाले बयान वो दे देते थे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की, अपना चुनाव, अपनी सीट ही हार गए हैं केशव प्रसाद मौर्य।